हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू पीसीएस यूट्यूब चैनल। स्टडी आईक्यू के पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं विरत दुबे आज हमेशा की तरह आप लोगों के सामने, जैसा कि अपकमिंग एग्जाम उत्तर प्रदेश में यूपी पीसीएस 2022 का जो प्रीलिम पेपर होने वाला है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए श्रृंखला हमारे यहाँ चल रही है जिसका नाम है लक्ष्य सीरीज। और ये यूपी पीएससी की पीटी 2022 में जो करंट अफेयर्स का सेशन आता है, और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि बहुत ही बड़ा ये एक तरीके का सेशन होता है, पोर्शन होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी होता है। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस यूपी में पूछे जाते हैं और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आगामी परीक्षा से कुछ दिन पहले तक हम ये पूरी सीरीज खत्म करने का प्रयास करेंगे। इसी क्रम में हम यहाँ पर अगर देखें तो यूपी पीसीएस पीटी 2022 में महत्वपूर्ण योजनाओं का आज ये 8वां एपिसोड है। इसमें हम क्या क्या चीज़ें डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर हमारी चर्चा आगे जारी होगी। चलिए तो समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो हमेशा की तरह एक और बात यहाँ पर कि जब हम सेशन की शुरुआत करते हैं तो सेशन की शुरुआत में पिछले सत्र में जो प्रश्न पूछे गए थे उनसे आधारित प्रश्नों का यहाँ पर मैं आपको उत्तर देता हूँ और फिर आगे जो है आज के सेशन के ऊपर चर्चा होती है। तो पिछले सत्र में मैंने आपको वृद्धावस्था पेंशन योजना के बारे में बताया था और इसी से एक प्रश्न पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना में दी जाने वाली 500 रुपए की राशि में केंद्र का कितना अंश है। आपको मैंने बताया था कि इस पेंशन योजना में, वृद्धावस्था पेंशन योजना में 500 रुपए पेंशन मिलते हैं यदि अगर आप 60 वर्ष की आयु से लेकर के 80 वर्ष की आयु तक हैं या फिर उससे अधिक भी हैं, तो 80 प्लस हैं तो भी। लेकिन दोनों का सेक्शन अलग अलग था। मैंने बताया था कि 60 से अगर आप 79 ईयर तक की एज के हैं, 60 टू 79 ईयर तक की एज के हैं, 500 रुपीज में पार्टिसिपेशन जो होगा, जो अंशदान होगा, वो अंशदान किस तरीके का होगा, तो 300 रुपए जो है वो राज्य सरकार का होगा और 200 रुपए जो है वो किसका होगा, केंद्र का अंशदान होगा। तो ये इस तरीके का अंशदान हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया है केंद्र सरकार का अंशदान कितना है। लेकिन अगर इसी में आयु दे दी जाए, अगर इसमें आयु दे करके क्वेश्चन पूछ दिया जाए और ये कह दिया जाए कि 80 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को मिलने वाली 500 रुपए की वृद्धावस्था पेंशन योजना में केंद्र और राज्य सरकार का योगदान कितना है, तो आप बताएंगे वहां पर केंद्र सरकार का 100% योगदान है। ठीक है, 100% योगदान है केंद्र सरकार का, ये मैंने आपको बताया था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको समझ में आ गया होगा। ये कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के अंतर्गत, तो योजना का नाम याद रखना है, उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना। इसके अंतर्गत आम नागरिक की सहभागिता का कितना अंश है? जैसा कि आपको बताया गया था, मातृभूमि योजना जो है जिस जगह पर आप रहते हैं उस जगह के बेसिकली डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए बताया गया था, जिसमें केंद्र सरकार, जिसमें राज्य सरकार और वहां के स्थानीय लोगों के अंशदान का 50% भाग हुआ करता था। तो उसमें चाहे आप आम नागरिक का कह लीजिए या सरकार का कह लीजिए, दोनों का अंशदान जो है वो कितना है? 50% है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जो कि 50% लिखा हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की योजनाओं के ऊपर चर्चा करते हुए। सबसे पहले आज का जो पहली योजना है उसमें हम लोग ओडीओपी यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम स्कीम जो है, योजना जो है, ओडीओपी इसी को बोला जाता है, वन डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, वन प्रोडक्ट, यानी कि एक उत्पाद, एक जनपद, एक उत्पाद योजना। हालांकि ये योजना केंद्र सरकार के द्वारा भी प्रभावित है, लेकिन राज्यों में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी प्रभावित है। और क्योंकि उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और लगभग सभी जिले किसी न किसी विशेष प्रकार के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, तो ये जो प्रोग्राम है ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में है। आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि जब आप एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके टीचर्स आपको हमेशा कहते हैं जब आप एग्जाम हॉल में बैठना तो पहले वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करना जो इजी हो। एक तो ये सलाह मिलती है, और दूसरी कभी कभी टीचर्स हमको ये भी सलाह देते हैं कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप ऐसे सेक्शन पे तो ध्यान देते ही हैं जो आपका कमजोर है, पर ऐसे सेक्शन पे ध्यान देना हमेशा भूल जाते हैं जिस पे आपकी मजबूती है। तो टीचर्स की सलाह ये होती है कि जिस चीज में या जिस सेक्शन में आप माहिर होते हैं उसे और मजबूत करिए, एग्जाम हॉल में आपके लिए फायदा होता है। तो शायद ये जो सलाह है ये प्रदेश सरकार को भी समझ में आई होगी और प्रदेश सरकार ने इसी प्रकार का उदाहरण लेते हुए हर राज्य, हर जिले के लिए जिस
उत्पाद के लिए वो जिला जाना जाता है, उस उत्पाद को बढ़ावा देने की बात यहाँ पर करी गई। और बढ़ावा भी इस प्रकार से कि उसे न सिर्फ पर्टिकुलर राज्य में जाना जाए, न सिर्फ उसे पर्टिकुलर स्टेट में जाना जाए, बल्कि राज्य के साथ साथ उसे मतलब केंद्रों में, यानी कि भारत के अंदर भी उसकी पहचान हो, और न सिर्फ भारत के अंदर उसकी पहचान हो बल्कि विश्व में भी उसकी पहचान हो, विश्व में भी उसकी पहचान हो। आप लोगों ने वो गाना सुना होगा जो पश्चिम बंगाल में अभी चला था, काचा बादाम करके। तो वो आप समझ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल से उठने वाला वो जो गाना है, एक बंगाली भाषा में थोड़ा सा गाया गया गाना है। अब यही वो जो कच्चा बादाम है अगर अमेरिका में जाकर के मिले और उसी गाने के साथ मिले तो आपको महसूस होगा कि हम बंगाली होकर के गर्व महसूस कर रहे हैं। ठीक है, जिस प्रकार की रेशमी साड़ी जो है आपको बनारस में मिलती है, अगर ऐसी ही रेशमी साड़ी यदि अगर आपको विदेश में, मान लेते हैं कि मॉरिशस में आप बैठे हैं, या फिर मान लेते हैं कि आप अमेरिका में कहीं और बैठे हुए हैं और वहां पर एक ओपन फेयर लगा हुआ है और वहां पे बनारसी साड़ी मिल रही है, और आपको ये पता चले कि ये बनारसी साड़ी वहीं की है जहां से आप बिलोंग करते हैं, तो आपको काफी खुशी महसूस होगी। इंटरनेशनलिज्म जब हो जाता है किसी लोकल प्रोडक्ट का और आपके नजर में जब वो आता है तो आपको बड़ी खुशी मिलती है। तो एक अंतरराष्ट्रीय पहचान किसी भी वस्तु को दिलाने के लिए उस पर्टिकुलर जिला में जो भी उत्पादन हो रहा है उस उत्पादन में और उसको मोटिवेट करके उसे बढ़ावा देने की बात यहां पर करी जा रही है। जैसे कि मान लेते हैं कि मेरठ जो है वो खिलौनों की वस्तुओं के लिए बहुत फेमस है। मान लेते हैं कि अमेरिका में जाकर के आपको वो खिलौने मेरठ मेड इन मेरठ लिख करके आए तो कैसा लगेगा? बड़ा अच्छा लगेगा आपको। या फिर आप चमड़ा उत्पाद के लिए आगरा को जानते हैं, या फिर आगरा के पेठे भी बहुत फेमस हैं। तो इस तरीके की चीजें दूसरे स्टेट में भी मिलें तो ये कितना अच्छा होगा। इसी सब चीज को ध्यान में रखते हुए ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम जो प्रोडक्ट जो है प्रोग्राम है वो चलाया गया है। इस क्रम में अगर हम एक एक करके इस योजना के उत्पादों के बारे में जानेंगे, एक एक करके इसके बारे में कुछ पॉइंट्स जो है वो समझने का प्रयास करेंगे, तो हमें ये समझ में आएगा। सबसे पहले तो इस योजना का उद्देश्य शायद आपको क्लियर हो गया हो कि इस योजना का उद्देश्य क्या है। ये योजना वैसे तो काफी पुरानी है, लेकिन इसमें मॉडिफिकेशंस बार बार आते रह रहे हैं और ये लगातार न्यूज में रहती है। इसलिए आप ये मत सोचिए कि 2018 की यह योजना है तो हमारे एग्जाम में नहीं आएगी। उत्तर प्रदेश के साथ ये बातें विचित्र हैं कि उत्तर प्रदेश ही नहीं अन्य स्टेट्स में भी ऐसा होता ही है, क्योंकि एक सरकार लंबे समय तक कार्य करती है तो पिछली योजनाओं का अपडेशन होने के कारण भी उस योजना से प्रश्न बनते ही हैं। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि ये 2018 में इसका इनॉग्रेशन हो रहा है तो इसका हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले तो हमको ये पता चल गया कि ये योजना जो है, ये योजना 24 जनवरी को शुरू हुई है। कब शुरू हुई है? 24 जनवरी को। और 24 जनवरी को जो ये योजना शुरू हुई, इस योजना में एक विशेष बात और है कि जो कुटीर उद्योग हैं, कुटीर उद्योग, गृह उद्योग जो हैं, उनको भी बढ़ावा देने की यहां पर बात करी गई है। अगर आप थोड़ा पिछली स्लाइड में आपको जाकर के मैं दिखाने का प्रयास करूं, यहां पर जरा देखिए, इस पर थोड़ा सा फोकस करिए। यहां लिखा है हैंडमेड विद लव, मतलब हाथ से निर्मित वस्तुएं प्रेम के साथ। तो इस तरीके के लोकल प्रोडक्ट्स को यहां पर बढ़ावा देने की बात चूंकि यहां पर करी जा रही है, इसीलिए यहां पर कुटीर उद्योग वगैरह हैं और जो गृह उद्योग वगैरह हैं उनके, या छोटे लघु उद्योग वगैरह जो होते हैं जिनको आप लघु उद्योग कहते हैं, उसमें आने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उसको काफी मोटिवेट करने का सरकार का प्लान है। और इसी वजह से एमएसएमई डिपार्टमेंट जो है, एमएसएमई का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइज, तो एमएसएमई विभाग जो है वो प्रोत्साहन का यहां पर कार्य करेगा। और इस प्रोत्साहन में वो क्या करेंगे, जो एमएसएमई की तरफ से लोनिंग का जो प्रोसीजर है वो, इसके अलावा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह जो चलाए जाते हैं, वो सब चीजों में पार्टिसिपेशन आसानी से व्यक्ति को मिलेगा। तो ये दूसरी चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है। इसके अलावा आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस योजना में, इस योजना की शुरुआत में यह लक्ष्य रखा गया था कि लगभग 25 लाख लोगों को, 25 लाख लोगों को अगले 5 वर्षों में हम रोजगार प्रदान करेंगे। तो दूसरा भी एक उद्देश्य यहां पर निकल करके आया, और वो दूसरा उद्देश्य क्या निकल करके आया यहां पर देखिए। पहला उद्देश्य तो हमारे सामने ये निकल करके आया है कि हम इस योजना को इस तरीके से चलाएंगे कि जो लोकल प्रोडक्ट है उसको इंटरनेशनल फेम मिले, अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय ख्याति मिले। दूसरा उद्देश्य है कि लोकल प्रोडक्ट्स में इनबिल्टेड जो भी मजदूर हैं या जो भी श्रमिक हैं
उनको हम ट्रेंड कर सकें और उन्हें एक रोजगार का जो अवसर है, रोजगार में स्वरोजगार का अवसर जो है वो प्रदान कर सकें। 25 लाख लोगों को इसके अंतर्गत रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य यहां पर रखा गया है आगामी 5 सालों में। ठीक है, तो यहां पर एक तरीके से रोजगार का भी एक टारगेट यहां पर हमको देखने को मिलता है। तो 5 लाख रोजगारों को या बेरोजगारों को, यहां पर युवाओं को नौकरी देने की बात यहां पर हो रही। 5 लाख युवाओं को नौकरियां प्रदान करने से राज्य के जीडीपी में करीब 2% की उछाल आएगी, ऐसा अनुमान यहां पर लगाया गया था। अब इसमें कुछ आर्थिक सहायताएं भी दी गई हैं, वो किस प्रकार की हैं उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण की। बात करें अगर तो ऐसे तमाम सारे जो छोटे खाद्य प्रसंस्करण है, सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण, जिनको आप बोलते हैं माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं। जैसे जरा देखिए यहां पर एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं हींग का। ठीक है, ठीक, तो ये खाद्य पदार्थों में छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, टॉफीज हैं या फिर दूसरे प्रकार के इस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं, अचार हैं, पिकल्स वगैरह जिनको आप बोलते हैं। तो ये सब चीजें भी इसके अंतर्गत आती हैं। हींग है, छोटे मोटे मसाले हैं। तो जो भी इस तरीके के प्रोडक्ट हैं वो इस योजना के माध्यम से उनको टेक्निकल सपोर्ट देते हुए, उनके टेक्निकल सपोर्ट किस तरीके का, मतलब ये नहीं है कि हींग जो है वो कृत्रिम रूप से पैदा करके बांटी जानी शुरू करी जाए, इसलिए कि हींग का प्रोडक्शन सही से हो। अभी आप लोकल बाजार में अगर कहीं पे हींग लेने जाते हैं तो कैसा मिलता है आपको, वो खुला मिलता है। तो अगर इंटरनेशनल बाजार में जाएंगे तो खुला तो नहीं खरीदेगा कोई, तो उसकी पैकेजिंग होनी चाहिए, उसकी मार्केटिंग होनी चाहिए, उसके पीछे पूरा का पूरा जो उसके प्रमोशन की एक पूरी डेवलपमेंट की टीम होनी चाहिए। तो ये सब कामों में सहायता देने की बात यहां पर करी जा रही है और ये काम कौन कर रहा है, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का जो डिपार्टमेंट है वो यहां पर करेगा। ठीक है, इतना ही नहीं, आपको इसमें 2020-21 से लेकर के 2024-25 तक, ऐसे मान लीजिए कि 20 से लेकर के 24 तक या फिर 21 से लेकर के 25 तक 10,000 करोड़ रुपए की धनराशि इसमें व्यय करने की बात करी गई है इस तरीके के ट्रेनिंग प्रोग्राम में, जिसमें हम डेवलपमेंट का काम करेंगे या किसी प्रकार के टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करेंगे। तो 10,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की बात इसमें करी गई है। तो ये अमाउंट भी आपको यहां पर ध्यान रखना जरूरी है, 10,000 करोड़ रुपीस का, जो कि आगे 2025 तक काम आएगा। इसके अलावा इसमें नेफेड और ट्राइफेड का भी योगदान है। जैसे कि मान लेते हैं कि कृषि उत्पादन है, कोई बाजरे की बात हो रही है, गेहूं की बात हो रही है, या फिर दूसरे भी मल्टीग्रेन्स हैं, उनकी अगर हम बात करते हैं तो उन तरीके के उत्पाद हैं, या फिर बागवानी के तमाम पेड़ पौधे फूल फल वाले जो कह सकते हैं कि जो बागवानी वाले जो हिस्से हैं, उनमें उनकी भी ब्रांडिंग करी जाएगी। उनकी भी ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए नेफेड और ट्राइफेड की सहायता ली जाएगी। ठीक है, तो नेफेड और ट्राइफेड जो है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। एमएसएमई डिपार्टमेंट की सहायता इसमें ली ही जा रही है, आप देख रहे हैं। इसके अलावा जो सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण विभाग है वो भी इसके साथ इंक्लूडेड है, इसमें जुड़ा हुआ है। तो ये सब चीजें हम लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी चाहिए। इसके अलावा इसमें हम कुछ अगर किस तरीके की आर्थिक सहायता प्रदान हो रही है, अगर उसके ऊपर चर्चा करें तो हमको सबसे पहला पॉइंट ये पता चलेगा कि आर्थिक सहायता के रूप में अनुदान की राशि जो है वो 25,000 रुपए तक अनुदान आपको मिलेगा। 25,000 रुपीज तक का अनुदान। अनुदान का मतलब है ग्रांट्स। जैसे आप कोई प्रोग्राम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई भी छोटा मोटा उद्योग व्यवसाय एंटरप्रेन्योरशिप जो है किसी प्रकार की आप शुरू करना चाह रहे हैं, तो लगभग 25,000 रुपए की तो सहायता आपको यूं ही मिल ही जाएगी आसानी से। 25,000 रुपीज तक का फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाएगा। इसके अलावा यदि अगर हम बात करेंगे तो कुछ दूसरे बड़े ऋण हैं जो भी आपको यहां पर आसानी से मिलेंगे। और वो दूसरे बड़े ऋण किस प्रकार के हैं, जैसे 25% तक या अधिकतम 6.25 लाख रुपए तक का ऋण अगर हम बात करते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि आपका जो व्यवसाय है वो 25 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट का है। ठीक है, 25 लाख तक के इन्वेस्टमेंट का अगर आपका कोई व्यवसाय शुरू हो रहा है, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट में आप 5% का अंशदान दे दीजिए। उसके बाद जो शेष बची हुई राशि है, अमाउंट है, उस पे आपको लोन मिल जाएगा। और वो लोन किस प्रकार का मिल जाएगा, जो शेष सम अमाउंट बच रहा है उसका 25% या फिर अधिकतम 6.25 लाख रुपए तक का आपको लोन जो है यहां पर मिल जाएगा। अब इनमें में से जो दोनों में से जो कम होगा वो मिलेगा किस कंडीशन में, जिस कंडीशन में आपका जो व्यवसाय है वो 25 लाख रुपए तक के इन्वेस्टमेंट का हो रहा है। अगर आपका व्यवसाय 25 से 50 लाख रुपए तक के इन्वेस्टमेंट का है, तो 25 से 50 लाख रुपए तक के इन्वेस्टमेंट के केस में आपको 20% या फिर 6.25%
6.25%, 20% या 6.25 लाख, जो भी इसमें से अधिक होगा, जो भी इसमें से अधिक, ध्यान रखना यहां पे कम की बात करी गई थी, जो इनमें से कम होगा वो मिलेगा अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट ये है। और इसमें अगर बात करी जा रही है तो इनमें से जो अधिक होगा वो अमाउंट आपको गवर्नमेंट की तरफ से एज अ लोन सपोर्ट दिया जाएगा। और यदि अगर आप 50 लाख से ऊपर और 10 लाख तक के अमाउंट, 50 लाख से 100 लाख तक का कह सकते हैं, 100 लाख तक का जो है अगर आपका कोई व्यवसाय शुरू हो रहा है तो उसमें आपको 10% या फिर अधिकतम 10 लाख रुपए तक का, अधिकतम 10 लाख रुपए तक का आपको क्या मिल जाएगा, इसमें लोन मिल जाएगा। और इसमें से जो अधिक हो, इसमें से जो अधिक हो, कहने का मतलब क्या है कि अगर आप 50 से लेकर के 100 लाख तक का अगर इन्वेस्टमेंट का कोई इंडस्ट्री खड़ा कर रहे हैं, और यदि अगर आपका 150 या 150 के ऊपर तक है, ठीक है, ये 100 नहीं, इसको 150 मानिए, 150 है ये, इसमें थोड़ा सा सुधार मैं कर देता हूं, ये थोड़ा 150 है, ये 150 कर दीजिए इसको, ठीक है। तो यहां पे 50 to 150 है, और ये 150 से अबव अगर ऊपर हो रहा है, इसके ऊपर का अगर आपका इन्वेस्टमेंट है, तो फिर आपको 20%, माफ कीजिएगा 10% या फिर 20 लाख, 10% या फिर 20 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता आपको मिल जाएगी। तो इस प्रकार की आर्थिक सहायता भी आपको यहां पर सहज ऋण की जो उपलब्धता है उसके द्वारा दी जाएगी। इसके अलावा आपको तमाम प्रकार के सुविधा केंद्र जो हैं वो भी प्रदान किए जाएंगे, जिसमें आपकी ट्रेनिंग अच्छे से हो सके, और साथ ही साथ जो विपणन इत्यादि की सुविधा है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के जो यूज हैं जिससे आप अपने प्रोडक्शन को और अच्छा बना सकते हैं, वो भी आपको यहाँ पर फाइनेंशियली सपोर्ट करते हुए देखने को मिलेगी। और अंत में आपको यहां पर यह बताया जाए कि इस योजना के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं उत्तर प्रदेश में, वो आप इस शख्सियत को पहचानते ही होंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि ये कौन है जिन्हें इस योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट यहां पर हम देखते हैं, या अगली योजना के ऊपर हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं। और अगली योजना हमारे पास में है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, नाम से ही आपको पता चल रहा है कि यह सामूहिक विवाह के लिए एक प्रोजेक्ट है जो चलाया गया है। अब इसमें किस तरीके की सहायता है उसको जरा जान लेते हैं। आपको मालूम ही है कि हमारे यहाँ हमारा जो राज्य है वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, और इस नाते अगर हम ध्यान रखें चीजों को, इस नाते हम चीजों को व्यवस्थित तौर पर समझने का प्रयास करें, तो कई ऐसे तबके हैं जो आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हुए हैं, और उनको तब काफी आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ जाता है जब विवाह के अवसर आते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ अगर हम उत्तर प्रदेश में देखते हैं तो हमारे यहाँ विवाह में कई बार दिखावे की चीज भी बहुत होती है, जिसमें हम कह सकते हैं कि अनावश्यक खर्चे आते हैं, लोगों को खिलाना पिलाना, मतलब उधार लेकर के कई बार लोग शादी करते हैं, और फिर शादी के कई वर्षों तक उस उधार को चुकाते ही रहते हैं, तो फिर आगे वैवाहिक जीवन जो है वो उनका बिगड़ जाता है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए और समाज में सर्म धर्म समभाव की सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए इसमें हर प्रकार के जाति वर्ग वर्ण धर्म के सामूहिक विवाह, और उनके अनुसार जो उनके सामूहिक विवाह में भी उनके अनुसार जो विवाह के जो कर्म होते हैं उसके अनुसार ही उनका विवाह होगा। जैसे हिंदू है तो हिंदू धर्म के अनुसार, मुस्लिम है तो मुस्लिम धर्म के अनुसार, दूसरे रीजन के तो दूसरे रीजन के अनुसार ही उनका विवाह कराया जाएगा। अब इसमें ये योजना जो है अक्टूबर 2017 में शुरू करी गई थी, और इसमें जो लोग शामिल होंगे उनके परिवार की आय जो है वो 2 लाख रुपए के अंदर होनी चाहिए। यानी किसी के परिवार की वार्षिक आय अगर 2 लाख रुपए तक है तो ऐसे परिवारों के लिए सामूहिक विवाह योजना है। आर्थिक उसमें सहायता प्रदान करने का प्लान उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है। इस योजना में विधवा या फिर परित्यक्तता या फिर तलाकशुदा महिलाओं के विवाह की भी व्यवस्था की गई है। विधवा का मतलब जो विडो हो गई हैं, परित्यक्तता का मतलब पति ने छोड़ दिया है जिन्हें, और तलाकशुदा यानी कि जिनकी तलाक हो चुका है उनका भी पुनर्विवाह यानी कि रीमैरिज भी अगर कर रहे हैं तो रीमैरिज वाले लोग भी इस योजना के अंदर भागीदार हो सकेंगे। ठीक है, तो 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है, एक तो अगर वार्षिक आय की सीमा ये है, और दूसरे अगर इस तरीके की कंडीशंस हैं तो फिर यहां पर इस योजना का लाभ मिल सकेगा। अब इस योजना में लाभ उठाने के लिए किस प्रकार से आपको बेनिफिट्स जो है वो मिल रहे हैं, एक आर्थिक बेनिफिट किस प्रकार से मिल रहे हैं कि जो कन्या है उसके खाते में 35,000 रुपए की धनराशि जमा करी जाएगी
इस लिए करी जाएगी कि विवाह उपरांत उसका जो वैवाहिक जीवन है और उसमें जो भी, जैसे वो होता है ना कि लड़की को दहेज दिया जाता है, तो गवर्नमेंट की तरफ से ये एक तरीके से सहायता राशि है विवाह के लिए। इस राशि से वो विवाह करे ऐसा जरूरी नहीं है। ये विवाह के बाद जो लड़की का जो खर्चा होता है ना, जिसको मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहा हूं वही आपको, कि जैसे परिवार की तरफ से, लड़की के माता पिता की तरफ से लड़की को उपहार दिया जाता है, जिसे आजकल लोग दहेज कहते हैं, पर वो दहेज नहीं है, मतलब दहेज के रूप में नहीं है, ये आर्थिक सहायता के रूप में। जैसे लड़की का एक पिता अपनी पुत्री को आर्थिक सहायता देता है, उसी प्रकार से आर्थिक सहायता की जो राशि है वो लड़की के पास में 35,000 रुपए की प्रत्येक कह सकते हैं कि स्त्री को मिलेगी या प्रत्येक कन्या को मिलेगी। दूसरी बात यह है कि जब विवाह हो रहा होगा, अब इसका मतलब यह है कि इससे विवाह में उसको खर्चा नहीं करना है, ये आगे के जीवन के लिए उसको संभाल के रखना है, क्योंकि नए घर में जा रहे हो, हाथ में पैसा नहीं है तो कैसे काम चलेगा। दूसरी बात यहां पर यह है कि विवाह संस्कार के लिए जो आवश्यक सामग्री वगैरह होती हैं, यानी कि शादी के लिए जो जरूरत की चीजें हैं, उसमें जो खर्चा आएगा, उसमें खर्चे के लिए 10,000 रुपए मिलेंगे, लेकिन ये 10,000 रुपए तक खर्चा करेंगे तो मिलेंगे। अर्थात ये जेब में रखने के लिए नहीं है। 10,000, अगर आपने 9,000 का खर्चा किया तो आपको 9,000 रुपए ही मिलेंगे। बात समझ आ रही है? तो 10,000 रुपए उन वस्तुओं के लिए, जैसे कुछ भी चूड़ी, बिंदी, जो श्रृंगार की वस्तुएं हैं, पूजा पाठ की जो सामग्री है वगैरह, जो भी लगता है, जो भी कुछ, पायल, बिछिया, हार का मतलब अब 9 लखा हार नहीं, जैसे कि मंगलसूत्र ही है तो वो इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके की बेसिक चीजें जो शादी के लिए एसेंशियल है परंपरागत तौर से, उस पर अधिकतम 10,000 रुपए यहां पर गवर्नमेंट आपको देगी। इसके अलावा शादी का जो आयोजन होता है उसमें थोड़ा बहुत, जैसे कुछ भी आयोजन होता है, खान पान या इधर उधर के थोड़े बहुत रीति रिवाज तो होते ही हैं, उसके लिए प्रत्येक जोड़े के विवाह के लिए 6,000 रुपए की धनराशि यहां प्रदान की जाएगी। और इन सब को यदि अगर आप जोड़ दोगे तो इन सब को जोड़ने पर टोटल आप देखेंगे तो 51,000 रुपए की आपको आर्थिक सहायता गवर्नमेंट की तरफ से इस स्कीम के अंतर्गत मिल रही है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। ठीक है, तो ये योजना भी आई होप कि आपको समझ में आई होगी। आर्थिक सहायता इसमें जबरदस्त तरीके की हो रही है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी सूचना दे देना चाहता हूं कि हमारी टीम की तरफ से, स्टडी IQ टीम की तरफ से, आप सभी लोग जो कि स्टेट PSC की तैयारी कर रहे हैं या फिर UPSC की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको ज्योग्राफी के लिए आप परेशान नहीं होना है। धीरे धीरे करके हम बुक्स की सीरीज यहां पर लॉन्च कर रहे हैं और इसमें से ज्योग्राफी की बुक लॉन्च हो चुकी है, जिसमें से एक बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन ज्योग्राफी फॉर UPSC, CSC एंड स्टेट PSC कॉम्पिटिटर्स जो भी हैं, उनके लिए यहां पर यह बुक जो है इशू करी गई है या दी गई है। आप इसे परचेज कर सकते हैं इजिली बाय विजिटिंग फ्लिपकार्ट और अमेजन, और डायरेक्टली आपको इस बुक को परचेज करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप उस पर भी क्लिक करके सीधे परचेज कर सकते हैं आसानी से। आपके लिए काफी ये सहायता प्राप्त होने वाली किताब है। इस क्रम में यदि अगर हम आगे चलते हैं और अगली योजना के बारे में समझने का प्रयास करते हैं, तो अगली योजना का नाम है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, चीफ मिनिस्टर यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम, प्रधानमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। अब इसके भी नाम से पता चल रहा है कि जो युवा है, 18 से 40 वर्ष तक का जो युवा है, ठीक है, उसके लिए स्वरोजगार का ये योजना है, उसके लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का ये प्रोग्राम है। अब ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का प्रोग्राम किस तरीके से रहेगा, जरा उसको देखते हैं। इसमें किस प्रकार की आपको पात्रता देखने को मिलती है, किस प्रकार से आपको यहाँ पर क्या योग्यताएं होनी चाहिए इस पर्टिकुलर इस योजना का लाभ उठाने के लिए। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर ये देखना है कि व्यक्ति को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी है, यानी कि आप यहाँ यूपी के डोमिसाइल्ड हैं तो आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। दूसरा, आपकी एज 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। 18 से 40 वर्ष, ये एज जरूर ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा। कंफ्यूजन वैसे ज्यादा होगा नहीं, क्योंकि टाइटल का नेम ही है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, तो यहां पर एज 40 से ऊपर नहीं ली जाएगी और 18 साल तो काम करने की एज होती है। एटलीस्ट आप 10वीं पास हो, ठीक है, एटलीस्ट आपने 10वीं पास किया हो, किसी वित्तीय संस्थान से आप डिफॉल्टर वगैरह नहीं होने चाहिए, इत्यादि ये सब चीजें दी गई हैं। और इस तरीके की कोई भी स्वरोजगार योजना गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीम चलाई जा रही है, उसमें आप पहले से किसी दूसरी योजना का लाभ ना ले रहे हो और आपके परिवार में आपको मतलब आवेदक के परिवार से किसी एक व्यक्ति को ही योजना के अंतर्गत लाभ मिलेगा, यानी परिवार के सारे सदस्यों को इसमें लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा योजना के किस प्रकार के लाभ हैं अगर उसको हम देखें, तो यहां पर क्या कहा गया है
कि किसी उद्योग क्षेत्र में, यानी कि कोई भी आप मान लेते हैं कि किसी भी फील्ड में आप एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कर रहे हैं, कि कोई भी उद्यमिता आप शुरू कर रहे हैं, तो कोई भी उद्योग आपने इंडस्ट्री जो है वो डेवलप करने का सोचा है, या कोई भी डेवलप करने का इंडस्ट्री करने का सोचा है, तो इसमें 25 लाख रुपए का खर्चा मान लेते हैं आता है। ठीक है, तो कह रहे हैं उद्योग क्षेत्र के लिए 25 लाख रुपए एवं सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपए की कुल लागत का 25% अधिकतम। अर्थात अगर आप उद्योग क्षेत्र का कोई व्यापार कर रहे हैं तो, और यदि अगर आप सेवा क्षेत्र का कोई व्यापार कर रहे हैं, सेवा क्षेत्र का मतलब कोई भी सर्विस सेक्टर का अगर कोई आपने एंटरप्रेन्योरशिप शुरू किया है, मान लेते हैं एजुकेशन का ही आपने शुरू किया है, ठीक है, कुछ भी इस तरीके का, तो उसकी 10 लाख रुपए की लागत अगर अधिकतम है, तो इस कंडीशन में आपको अधिकतम 25% तक का लाभ जो है वो आर्थिक सहायता के रूप में दिया जाएगा, और उसमें भी 6 लाख रुपए एवं सेवा क्षेत्र के लिए 2.5 लाख रुपए मार्जिन मनी के रूप में दिया जाएगा। मतलब अब 25% ज्यादा होगा तो 25% मिलेगा, और 6 लाख ज्यादा होगा तो 6 लाख मिल जाएगा। ठीक है, यानी अधिकतम आपको 6 लाख और 2.5 लाख ही मिलेगा। ये बात यहां पर कही गई है, अगर आपका व्यवसाय जो है वो 25 लाख और 10 लाख का है क्रमशः तो। ठीक, ये बात समझ में आ गई। इसके अलावा सामान्य श्रेणी के जो लोग हैं, सामान्य श्रेणी को परियोजना लागत का 10% एवं विशेष श्रेणी को 5% अंशदान भी जमा करना पड़ेगा। तो अंशदान के अमाउंट जो है वो जनरल के लिए कितना है 10%, और विशेष श्रेणी के लिए कितना है 5% है। अमाउंट जो है वो मैक्सिमम आपको 6.25 लाख या 2.5 लाख रुपए तक मिलेगा, अगर आपका उद्योग जो है वो 25 लाख और 10 लाख रुपए का उद्योग या सेवा क्षेत्र का है, तो इसमें स्वरोजगार के अवसर आपको मिलेंगे, और आप दूसरों को भी इसमें रोजगार में मतलब ला सकते हैं। भाई स्वाभाविक सी बात है, आपको इंडस्ट्री डेवलप करेंगे तो दूसरों के लिए भी आप रोजगार का अवसर खोल ही रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी के सारे जो हमने जो योजनाएं वगैरह बताई हैं ये आपको समझ में आई होंगी, और आशा करते हैं कि अभी तक 8 सीरीज में जितनी भी योजनाएं हमने आपके लिए कवर करी हैं ये सब आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। आगे के सत्र में कुछ और चीजों को हम टारगेट करेंगे, योजनाओं को टारगेट करने के पश्चात कुछ दूसरी चीजों को भी टारगेट किया जाएगा। आपके मन में किसी प्रकार की कोई सोच, शंका या किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। इस श्रृंखला में बने रहने के लिए आप सब लोगों का विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। स्टडी IQ PCS यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप PCS यूट्यूब चैनल को आप सर्च करिए YouTube पर, और अपने दोस्तों को भी बोलिए कि वो यहाँ पर आकर के अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं और अपने SDM बनने का सपना स्टडी IQ PCS यूट्यूब चैनल के साथ पूरा कर सकते हैं। आज के सेशन में फिलहाल इतना ही, मुलाकात करेंगे अगले सत्र में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।